देखो, प्रायिकता का सवाल आप समझना चाहते थे ना। प्रायिकता का सवाल बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। समझ लीजिए, आपके बगल में बैठ करके होम ट्यूटर की तरह से आप ही की कॉपी पर पेन लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ। अब सोच लो, होम ट्यूशन आपको मिल गया प्रायिकता का चैप्टर पढ़ाने के लिए, तो ऐसे में आपको खुशी होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ आपको कि प्रायिकता का सवाल आप 100 में 100% समझेंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ी तो आप उसको कर लीजिएगा। बाकी प्रायिकता का सवाल 95% बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैंने बताया है, तो चिंता मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जो है ना, परीक्षा देने जाओगे, बोर्ड परीक्षा अपने सर पे मर रहा, परीक्षा देने जाओगे तो ये सोच के जाना कि प्रायिकता वाला सवाल आप तो करके ही आओगे, ठीक है। तो 17-18 क्वेश्चन कुल मैंने लिया है, तो 3 पार्ट में मैं आपको दूंगा। शुरुआती का ये 4-5 सवाल इस वीडियो में है, बाकी अगली वीडियो में आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप बिल्कुल मत घबराइए कि आप प्रायिकता का सवाल नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा सोचिए कि आप प्रायिकता का सवाल ज़रूर कर लेंगे इस बार की बोर्ड परीक्षा में। सही बात मानिए, एकदम पहले ही विश्वास ले लीजिए कि प्रायिकता का क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान है और आप सबसे अच्छा करके आओगे प्रायिकता चैप्टर से, ठीक है। तो ऐसा मानते हुए और ऐसा जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपके सामने मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ज़रा देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें दिया है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो पी ई अपान एफ और पी एफ अपान ई ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो इसको करेंगे कैसे? अब तो आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हो, आपके ऊपर बोर्ड परीक्षा का प्रेशर है। तो बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे हल लिखने के बाद जो जो डेटा दिया पहले उसको लिख लो। पी ई दिया है 0.6, तो लिख लो पी ई बराबर 0.6, फिर लिख लो पी एफ बराबर 0.3, पी एफ बराबर 0.3। एकदम आराम से पढ़ो, कोई तेज़ी नहीं है, एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़िए। और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2। ये 3 को डेटा दिया, 1 2 3। अब आपको ये और ये निकालना है, इसको थोड़ा किनारे यहाँ लिख लेते हैं। पी ई अपान एफ और पी एफ अपान ई, बस ये दोनों वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। हमारा फार्मूला है पी ई अपान एफ का, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। पी ई अपान एफ बराबर, अब देखना, ऊपर ई है और नीचे एफ है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये इंटरसेक्शन वाला लिख देंगे ऊपर, पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब बटा के नीचे कौन लिखेंगे, यहाँ नीचे एफ है ना, नीचे देखो एफ है, तो एफ वाला नीचे लिखेंगे पी एफ वाला नीचे लिखेंगे पी एफ। बस यही ध्यान रहे कि इस तरह के सवाल में इंटरसेक्शन वाला ऊपर लिख दो आँख मूंद के, और नीचे वाला लिखने के लिए दिमाग लगाओ, यहाँ से पता चलेगा। जो नीचे रहेगा वही वाला नीचे लिखा जाएगा। इसमें से एफ नीचे है तो पी एफ को हमने नीचे लिख दिया, समझ गए। अब इसका वैल्यू यहाँ से देख लो 0.2, अब इसका वैल्यू देख लो यहाँ से 0.3। ऊपर नीचे 10/10 का गुणा करेंगे ताकि दशमलव हट जाए, तो ये हो जाएगा 2/3। ये हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर इसका। अब इसी तरीके से इसको निकालेंगे। मैं इस सवाल को ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि कोई एकदम से कमज़ोर छात्र हो और वो भी परीक्षा देने जाए तो बढ़िया लिख करके आए, ठीक है। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे, पी एफ अपान ई बराबर, मैंने क्या बोला था, ये वाला ऊपर रहेगा, कोई भी सवाल हो ऊपर कर दिया। नीचे क्या रहेगा, ये नीचे वाला बताता है कि नीचे क्या रहेगा। नीचे ई है ना, तो पी ई
नीचे रहेगा पी, ये वाला, ये नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का वैल्यू आपको पता ही है 0.2, देख लीजिए यहाँ से। नीचे वाले का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 0.6। 10/10 का गुणा कर दो, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगा, 2/6, काटेंगे 1/3। ये हो गया आंसर। एक सवाल तो आपके समझ में आ गया। इस बात की तो पूरी फुल गारंटी है कि आपको समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा, एकदम 100% गारंटी है यार। एकदम परेशान नहीं होना आपको, एकदम निश्चिंत होकर रहना है। देखो, PA/B निकालना है। जो डेटा दिया पहले उसको लिखो, इसको लिख लो, इसको लिख लो। क्या दिया है, PB दिया है 0.5, PA/B दिया है 0.32, और वैल्यू किसका फाइंड करना है, PA/B का। इसको थोड़ा इधर लिखो, PA/B का। तो अब लिखिए PA/B बराबर, ऊपर तो ये इंटरसेक्शन वाला रहेगा, आपको मैं बता चुका हूँ पहले वाले सवाल में, और नीचे B लिखा है तो PB वाला नीचे लिख दो। अब तो आप मुस्कुरा रहे होंगे कि आपको समझ में आ चुका है। तो PA/B का वैल्यू 0.32, इसका वैल्यू 0.5। अब देखो, इसमें हम 10/10 का गुणा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर में 2 अंक है, नीचे में 1 ही अंक है, तो ऊपर वाले 2 अंक के हिसाब से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो 2 जीरो वाली संख्या कौन है, 100 है, तो हम 2 जीरो वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि दशमलव सबका समाप्त हो जाए। तो ऊपर हो जाएगा 32, नीचे हो जाएगा 50, काटेंगे इसको 16/25। ये हो गया आपका खूबसूरत आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुरा के कहिए कि अब मैं प्रायिकता का सवाल आराम से हैंडल कर लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे मंडरा रहा है। और ऐसे में मैं चाहता हूँ कि कोई भी छात्र परीक्षा में प्रायिकता के सवाल के लिए डरे ना, वो भी खुश रहे कि मैं प्रायिकता का सवाल करूँगा। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आगे मैं थोड़ा VIP क्वेश्चन भी लूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, इसमें बहुत मस्त क्वेश्चन है, और मुझे लगता है अगर ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आपको 4 नंबर देगा, ठीक है। तो समझ लो कि आप 4 नंबर की तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 1, 2, 3 आंसर आपको बताने हैं। तो बाबू, अगर एक एक आंसर के लिए 1 नंबर रखोगे ना, तभी भी तुम्हारा 3 नंबर का सवाल हुआ। लेकिन अपने आप में ये सवाल छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आसान है। तो डेटा नोट करो पहले। PA/PB क्या दिया है, PA बराबर 0.8, और क्या दिया है, PB बराबर 0.5, और क्या दिया है, PB/A बराबर 0.4। वैल्यू जो निकालना तो यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कॉपी में लिखेंगे जब, तो आप इसको ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं ही। पहला इधर PA/B निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, PA/B निकालना है, तीसरा क्या निकालना है, PA/B। वाह, क्या बात है, एक नई चीज़ आपको निकालना है। घबराइए मत, आएगा, अच्छे से आएगा, ठीक है। देखो, पहला हम निकालने वाले हैं। पहला के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर कुछ नई चीज़ आप सीखने वाले हैं, ठीक है। कुछ नई चीज़, पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे, इसका PB/A बराबर इंटरसेक्शन वाला ऊपर रहेगा, A/B बटा नीचे क्या है, A है तो PA रहेगा नीचे। मैंने आपको सिखा दिया है इसी वीडियो में। अब क्या करेंगे, तिरछी तिरछा गुणा करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तिरछी तिरछा गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा PB/A। थोड़ा सा मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, गुणे PA, इसका इसमें गुणा, और इसका गुणा इसके नीचे 1 है, बटे के नीचे 1 है, 1 में गुणा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मान रख दीजिए बाबू,
पहला मान मुझे क्या निकालना था, ध्यान दीजिए, पहला मुझे यही निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी, तो बड़े आराम से आ जाएगा। देखिए इसका वैल्यू दिया है यहाँ पर 0.4, इसका वैल्यू दिया ऊपर 0.8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी, गुणा करेंगे 8 चौक 32 होगा, तो 0.32 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करना है, इसको बाएं पक्ष में लिख दो, इसको दाएं पक्ष में, बिना चिन्ह बदले ही 0.32। अब आपको क्या करना, अब सेकेंड वाला निकालना। फर्स्ट वाला आ गया, इसको निकालिए, पी ए अपान बी। सेकेंड वाला निकालिए, पी ए अपान बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे बी नीचे है तो पी भी नीचे रहेगा, और इसका वैल्यू देखिए ऊपर है 0.32, इसका वैल्यू पी बी का मान देखिए ऊपर दिया है, ध्यान दीजिए 0.5। कॉपी पे पढ़ाने का मतलब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो मिटाना पड़ेगा, और कॉपी पे पढ़ाने का मतलब ऐसा फीलिंग होता है कि जो होम ट्यूशन कोई मुझसे पढ़ रहा है, मैं उसके बगल में बैठ के उसकी कॉपी में लिख लिख के समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पी बी का वैल्यू मैंने क्या बोला, 0.5, तो ऊपर नीचे 100/100 का गुणा होगा, क्योंकि 2 जीरो वाली संख्या चाहिए, तो 32/50, 16/25, ये आ गया दूसरे का आंसर। अब हम लोग तीसरा निकालेंगे। तीसरा क्या है, मैंने बोला ना आप इस सवाल में नई चीज़ सीखोगे, तो पी ए यूनियन बी, ठीक है, उसको हम लोग सीखेंगे। पी ए यूनियन बी बराबर, इसका सूत्र क्या होता है याद कर लो बेटा, मैं लिखने जा रहा हूँ। इसका सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का फार्मूला है ये, मैं इसको घेर दे रहा हूँ, आप इसको सूत्र की तरह से याद कीजिए या प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए निकालते हैं। पी ए का वैल्यू ऊपर दिया, पी बी पी ए दोनों ऊपर दिया, ध्यान से देखो 0.8, 0.5, 0.8, 0.5। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू यहीं पर मिल गया आपको 0.32, 8 5 13 हो गया 0.13, ऐसे नहीं होगा, 8 5 13 तो 1.3 होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, अब आप कॉपी में इस तरह गलती मत करिएगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ, 1.3 माइनस 0.32। अब देखो 1.3 में से इसको घटाएंगे, 1.3 में से 0.32 घटाएंगे, 2 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 बढ़ा दो, 10 में से 2 जाएगा 8, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0.98 आएगा। 0.98 ये हुआ आपका आंसर। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाएंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं आया हो तो एक बार वीडियो दोबारा देखो, अभी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार 5-6 घंटे बाद देखो, जाओ एंजॉय करो पहले। ठीक है, देखो अगला सवाल, चौथा सवाल इस वीडियो का। मैं कहता हूँ कि बोर्ड परीक्षा आप देने जा रहे हो, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखोगे उस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। भले टाइम लग रहा है यार, देखो पढ़ाई में तेज़ी नहीं होनी चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से काम करेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी, ये फ़र्क होता है। तो पी ए का मान लिख दीजिए देख करके 6/11, पी बी का मान देख के लिख लीजिए 5/11, पी ए यूनियन बी का मान ले लीजिए 7/11, तीनों मिल गया। ये और ये तीनों निकालना है तो इधर लिख लो। ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, ए अपान बी का मान निकालना है, बी अपान ए का वैल्यू फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। पहला देखिए, पी ए यूनियन बी, ठीक है, इसका सूत्र मैंने क्या आपको लिखवाया था अभी पिछले क्वेश्चन में, ए यूनियन बी मैंने लिखवाया था
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका वैल्यू देख करके रख दो 7/11, इसका वैल्यू देख के रखो 6/11, पी बी का 5/11। अब ये माइनस में बाएं पक्ष में लेके आओ, प्लस हो जाएगा, प्लस पी ए यूनियन बी, नहीं इंटरसेक्शन बी बराबर 6 5 11/11 हो जाएगा। और 7/11 दाहिने पक्ष में जाएगा, -7/11। क्लियर। आगे देखिए, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा ना, 4/11 आ गया। तो पहले का आंसर आ चुका है पी ए यूनियन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/11। अब मैं दूसरा सवाल बताता हूँ पी ए अपान बी का। देख लो क्या है पी ए अपान बी। पी ए इंटरसेक्शन बी बटे नीचे बी लिखा है तो नीचे लिखेंगे पी बी। ऊपर वाले का वैल्यू 4/11, नीचे वाले का वैल्यू पी बी का मान देख लीजिए यहाँ से 5/11। 11 कट जाएगा, 4/5 बचेगा, ये आंसर होगा। तीसरे का निकाल लीजिए पी बी अपान ए। इसमें भी पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रहेगा, नीचे वाले क्या रहेगा, नीचे वाले में पी ए रहेगा क्योंकि नीचे ए दिया है। ऊपर वाले का वैल्यू क्या, देखो यहाँ 4/11 है ना, पी ए का वैल्यू कहाँ मिलेगा, ऊपर लिखा गया है 6/11। ठीक है भाई, आराम आराम से पढ़िए। 11 कट गया, 4/6 2/3 हो जाएगा काटने के बाद। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा? एकदम फ्री माइंड से पढ़िए, फ्री माइंड से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए भाई सुनिए, अब इस तरह का सवाल देख करके मुझे पता है कि आप लोग घबराते होंगे, लेकिन घबराना नहीं है, पहले ही ये बात लिख लीजिए। आप पहले ही क्या लिख लेंगे, घबराना नहीं है। दूसरी बात क्या मन में ठान लेंगे, मन में पहले से ठान लो यार कि मैं इसको भी समझ जाऊंगा, ये भी मेरे लिए आसान है। ठीक है, चलो देखो कैसे आसान है। पहला बात, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, मतलब 2 सिक्के हैं, दोनों को एक साथ एक ही बार उछाल दिया गया। तो जब उछाला जाएगा तो कितने प्रकार से दोनों जब गिरेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल आएगा। तो ज़रूरी है दोनों हेड आ जाए, दोनों टेल आ जाए, या एक हेड एक टेल, या दूसरा टेल एक हेड। तो इसकी जो संख्या होगी, सारी जो संभावनाएं होंगी, उन्हीं को हम बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि। मैं करता हूँ, देखिए आप। प्रतिदर्श समष्टि जो निकाल लेगा वो सवाल पूरा पूरा हल कर लेगा। समझ गए? देखो लिखेंगे, दोनों सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि मतलब कुल संभावना। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर, देखो दोनों पे या तो हेड हेड आ जाए उछालोगे, या तो दोनों पे टेल टेल आ जाए। अब देखो अदला बदली, पहला वाला सिक्का बाएं हाथ में मान लीजिए जो है, उसमें हेड आ गया, और जो दाहिने हाथ में था उछाले उसमें टेल आ गया। या तो ऐसे था कि बाएं हाथ वाले में टेल आ गया और दाहिने हाथ वाले में हेड आ गया। तो अब इससे ज़्यादा संभावना थोड़ी बनेगी 2 सिक्का एक साथ उछालने पर, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। तो प्रतिदर्श समष्टि का वैल्यू टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। 1 2 3 4 कंडीशन हुआ, तो इसको 4 लिख दिए। बस 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 बस। अब इसी 4 से हमारा सारा कल्याण होने वाला है। बस समझ गए ना? अब इसके आगे बढ़ते हैं, कंडीशन पे आते हैं। पहले सवाल के लिए कंडीशन क्या है, ई को क्या लिखना, पी ई, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। और दूसरा एफ वाला कंडीशन है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई के अनुसार लिखेंगे, एक सिक्के पर पट प्रकट होने का मतलब हुआ या हेड टेल और टेल हेड
देखो भाई, ये नहीं कहा है कि दाहिने हाथ बाएं हाथ या किसी एक पर, बोला कि पट चाहिए। मतलब टेल चाहिए। इसमें भी देखो टेल है, इसमें भी टेल है। आगे पीछे कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, एच टी लिख देंगे तो दोनों एक के हुआ कंडीशन है। इस तरह लिखेंगे तो दो संभावनाएं हो सकती हैं पट वाली। समझ गए बात को? पट वाली कुल दो संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसकी कुल संख्या कितना है? 2 है। समझ गए बाबू? अच्छा, अब पीई निकाल लो। पीई निकलेगा कैसे? ई की कुल संख्या बटे प्रतिदर्श समष्टि की संख्या। ई की संख्या कितनी आई? 2। अब बटे प्रतिदर्श समष्टि कुल कितना है? 4। तो ये आएगा 1/2। क्लियर? ये पीई आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना बाबू? कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब दूसरा, इसके एफ वाला कंडीशन क्या है? एफ वाले कंडीशन में क्या बोलता है? देखो यहाँ देखो कंडीशन, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना। चित्त मतलब हेड आना। तो बाबू टेल हेड, इसमें भी हेड आ गया, फिर हेड टेल इसमें भी आ गया। मतलब एक में हेड कहोगे तो दूसरे में टेल अपने आप हो सकता है। इसमें देखो हेड बोला तो दूसरे के सिक्के में टेल है, इसमें हेड आगे आ गया, दूसरे के में टेल आ गया। मतलब क्या है कि चित्त प्रकट होगा। 2 कंडीशन इसका भी है। ठीक है, 2 कंडीशन इसका भी है। अब इससे हम पी एफ निकालेंगे। पी एफ बराबर क्या होगा? एफ की कुल संख्या बटे प्रतिदर्श समष्टि की संख्या। बटे के नीचे हमेशा प्रतिदर्श समष्टि लिखना है, ये बात भूलिएगा मत। बटा के नीचे हमेशा ये 4 लिखेंगे, यस का वैल्यू, ठीक ना? 4। तो ये आ गया 1/2। तो अब हम कॉमन वैल्यू निकालेंगे। कॉमन क्या? देखो ध्यान से निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा ध्यान दो। ई और एफ, ई में एच टी टी एच, एफ में भी देखो एच टी टी एच है। मतलब इसमें और इसमें दोनों में क्या? दोनों में एक ही चीज़ है। यही चीज़ इसमें भी है, बस आगे पीछे है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है उसे लिखिए जो दोनों में है। तो एच टी भी दोनों में है, टी एच भी दोनों में है, इस नाते एच टी लिख देंगे, टी एच लिख देंगे। और इसकी संख्या टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। समझ गए बात को? तो अब हम क्या करने वाले हैं उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। हम निकालने वाले हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। और इसमें भी इसकी संख्या ऊपर रहेगी और नीचे बटे के नीचे प्रतिदर्श समष्टि की संख्या 4 है। तो ये आ गया आपका 1/2, ठीक है ना। तो अब आपको फाइनल आंसर देना पहले का, पी ई अपान एफ। अभी आप पहले सवाल में, दूसरे सवाल में यही निकालते थे ना। तो पी अपान एफ का सूत्र क्या होता है? पी काट दिया, ई इंटरसेक्शन एफ बटे नीचे एफ है तो लिख देंगे पी एफ। अब देखो इसका वैल्यू यहीं तुरंत मिल गया 1/2। पी एफ का वैल्यू कहाँ पर है? पी एफ का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, ये भी 1/2 है। समझ गए बात को? तो 1/2 से 1/2 पूरा कट गया, 1 आ गया। पहले का आंसर 1 आ गया। समझ गए? अब आपको इसका सेकेंड पार्ट लगाना है। तो सेकेंड पार्ट में पहले पढ़वा देता हूँ। देख लीजिए, कहता है कोई पट प्रकट नहीं होता है। यानी कोई पट नहीं, यानी केवल हेड आएगा। फिर कहता है एफ, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, तो यानी टेल आएगा। बात को समझिएगा। यहाँ लिख देते हैं हम। दूसरे का जो कंडीशन ई है, ये बोलता है कि कोई पट प्रकट नहीं होता। कोई पट प्रकट नहीं होता। घबराना मत भाई, लिखना ही इसमें थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन सवाल आसान होता है। तो इसका मतलब है कि केवल हेड आ जाएगा। और इसकी संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। ये आपका कंडीशन क्या है? कोई चित्त प्रकट नहीं होता। यानी इसका टेल आ गया। समझ गए बात को? अब क्या करना है, देखना है कि दोनों में कॉमन क्या हो सकता है।
हम जब ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं तो बताओ इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों में है? नहीं है ना, तो ये खाली रह जाएगा, ये डब्बा ये खाली रह जाएगा, इसको रिक्त समुच्चय बोल देंगे फाई। समझ गए मेरे भाई। और पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या होगा? जब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी को लिखेंगे 0, जब कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं को क्या लिख देंगे 0। बात को समझ रहे हैं? और इस लाइन से हमें क्या मिल जाएगा? पहली लाइन से पी ई बराबर हो जाएगा इसकी कुल संख्या ऊपर, इसमें कितनी संख्या? एक है, एक कंडीशन है, एक ऊपर और नीचे कुल प्रतिदर्श समष्टि की संख्या 4। और पी एफ निकालेंगे तो एफ वाले की कुल संख्या इसकी भी एक है, एक कंडीशन है, टेल आ गया। और प्रतिदर्श समष्टि नीचे कितना लिखेंगे? 4। अब आपको क्या निकालना है बाबू? पी ई अपान एफ निकालना है। तो पी ई अपान एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे एफ नीचे है तो एफ वाला हम वैल्यू नीचे लिख देंगे, यानी पी एफ। तो उसका तो मान 0 है, देख लीजिए यहीं पर, और नीचे इसका मान 1/4 आया है। देख लीजिए यहाँ पे पी एफ का मान 1/4 है। तो 0 में चाहे जिससे भाग देंगे तो ये भी 0 ही आएगा। हो गया आपका आंसर। तो प्रायिकता में बाबू थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन ही चलना होता है और सवाल हल करना होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप घबराएंगे नहीं, मैं अगली वीडियो में इससे बड़े बड़े क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको समझ में भी आएगा, परीक्षा में भी आएगा, और आप उसको सॉल्व करके समझ के खुश भी रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।